छात्रों, आज जो कविता हम सीखने जा रहे हैं उस कविता का शीर्षक है निर्माणों के पावन युग में। इस कविता के रचनाकार है अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका परिचय यह है कि वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता भी है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से वाजपेयी जी ने नूतन यानी नया, अनुसंधान यानी खोज, रिसर्च यानी वाजपेयी जी ने नई नई खोज करने के लिए हमें प्रोत्साहित किया है। संस्कृति के सम्मान को, मानव के कल्याण को, मानव के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया है। और इन सभी के साथ साथ वे कहना चाहते हैं कि विकास के साथ साथ चरित्र निर्माण भी किया जाए, चरित्र निर्माण को महत्व दिया जाए। अब हम यह कविता विस्तृत रूप से सीखेंगे और इसके लिए कविता की जो पहली दो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों को मैं पढ़ती हूँ। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। इन दो पंक्तियों में जो कठिन शब्द है उनके अर्थ हम पहले देख लेते हैं। निर्माण यानी निर्मिति, क्रिएशन, पावन पवित्र, युग लंबे अरसे का समय, एरा इंग्लिश में कहा जाता है उसे। अब आधुनिक युग इस शब्द से तो आप परिचित हैं। उसके बाद है चरित्र, चरित्र यानी चाल चलन, व्यवहार। स्वार्थ यानी खुद का मतलब जो है वह सोचना, खुद के बारे में सोचना। साधना, तपस्या, आंधी यानी तूफान। लेकिन यहाँ इन शब्द समूहों का अर्थ है खुद की भलाई करने में खो जाना। वसुधा धरती और कल्याण यानी भलाई। अब इन दो पंक्तियों का जो सरल अर्थ है वह हम देखते हैं। बच्चों, आज हम 21वीं सदी में यानी 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और इस सेंचुरी में आगे बढ़ रहे हैं। हर एक क्षेत्र में विकास किया जा रहा है। कवि इस आधुनिक युग को निर्माण यानी क्रिएशन का पवित्र पावन युग मानते हैं और इसी निर्माण के युग में विकास के साथ साथ चरित्र निर्माण पर भी ध्यान देने की बात वे कहते हैं। बच्चों, इंसान आदिकाल से लेकर आज तक सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए नए नए आविष्कार, रिसर्च करते आ रहा है। इसी कारण हमारा जीवन सरल, आसान हो चुका है। कवि कहते हैं कि हम एक और आधुनिकता को महत्व दें तो दूसरी ओर चरित्र यानी चाल चलन, व्यवहार को महत्व देना ना भूले। अब यह जो पंक्ति है, जो दूसरी पंक्ति है, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, उसका अर्थ जो है हम देखते हैं। कवि कहते हैं कि स्वार्थ साधना की आंधी में यानी स्वयं के कल्याण में हमें इतना व्यस्त ना होना है जिसके कारण इस वसुधा का यानी इस धरती का, संसार का कल्याण, भलाई करना ही हम भूल जाए। अब इसके आगे की ये जो 3 पंक्तियां हैं उन पंक्तियों को मैं पढ़ती हूँ। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मंझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द है वे पहले हम देख लेते हैं। अगम यानी अपार, बाउंडलेस। अथाह, अगाह यानी अताह, अताह यानी जिसका तल नापा नहीं जा सकता। वो क्या है? सिंधु, सिंधु यानी समुद्र। संघर्ष का मतलब है युद्ध, लेकिन यहाँ अर्थ है जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ। मंझधार यानी समुद्र के बीचों बीच। जटिल, जटिल यानी कठिन। और अनुसंधान यानी खोज। अब इन 3 पंक्तियों का हम अर्थ देखते हैं। कवि के अनुसार जीवन जो है वह संघर्षों का महासागर है और इसीलिए यहाँ पंक्ति है, माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। जिस प्रकार समुद्र जो है विशाल, अपार, अमर्यादित होता है, उसी प्रकार जीवन में आई हुई जो कठिनाइयाँ हैं, समस्याएं जो है वह अनगिनत होती है, अमर्यादित होती है। और जब तक हमारे पास साहस है, हम में साहस है, तब तक समुद्र के बीचों बीच अगर हम फंसते हैं, हम नहीं डूब सकते साहस के बलबूते पर। तो उसी प्रकार साहस को हथियार बनाकर, साहस का हथियार बनाकर जीवन में आई हुई कठिनाइयों का सामना हमें
करना है, तभी हम जीवन के इस संघर्ष को जीत सकते हैं। इसी के साथ साथ हम यह न भूलें कि नए नए आविष्कार, रिसर्च के सहारे कठिन समस्याओं का समाधान भी मिल सकता है। इसके लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं कोरोना का। कोरोना से संपूर्ण संसार, पूरी दुनिया पीड़ित है, व्यथित है, लेकिन वैज्ञानिक उस पर मेडिसिन, दवाई बनाने में जुटे हैं। अब इन पंक्तियों के आगे जो दो पंक्तियां हैं, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। ये दो पंक्तियां जो है वह यहाँ मैंने इन पंक्तियों का स्पष्टीकरण दिया है। ये सेम पंक्तियाँ यहाँ आगे भी जो पुनरावर्तन उनका हुआ है, फिर से रिपीट हुई है, और इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। इन 3 पंक्तियों को मैं पहले पढ़ लेती हूँ। शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साथ सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। इन 3 पंक्तियों में जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ हम पहले देखते हैं। शील यानी चरित्र, चाल चलन। विनय, विनयता। आदर्श यानी आइडियल, अनुकरणीय व्यक्ति जो है उसे हम आदर्श कहते हैं। श्रेष्ठता यानी महानता। उसके आगे है कीर्ति, कीर्ति यानी प्रसिद्धि। कौमुदी का मतलब है चांदनी, यहाँ अर्थ है चकाचौंध। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। तारयुक्त यानी स्ट्रिंग के कारण बजने वाले जो वाद्य होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि सितार है, वीणा है, एक तारा है, ये वाद्य बिना तार के नहीं बजेंगे या उनमें झंकार झंझन की आवाज़ नहीं निर्माण होगी। ये वाद्य तार के बिना बजना संभव नहीं है। उसी प्रकार शील, विनयता, आदर्श, श्रेष्ठता, इन गुणों के बिना हमारा सम्मान, विकास संभव नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि ये नैतिक गुण, मॉरल वैल्यूज़ विकसित नहीं हुए तो शिक्षा का उद्देश्य सफल नहीं हो सकता। शिक्षा का उद्देश्य है एक सज्जन व्यक्ति जो है वह बनाना, विद्यार्थी को ऐसी शिक्षा देना जिसके कारण वह विद्यार्थी एक सज्जनशील व्यक्ति बन जाए। अब यहाँ कवि बताते हैं कि अगर हमें ये नैतिक गुण शिक्षा के माध्यम से ना आए तो वह शिक्षा भी जो है उस शिक्षा का उद्देश्य सफल नहीं हो सकता। आगे वह कहते हैं कि कीर्ति यानी प्रसिद्धि की चकाचौंध में हमें हमारी संस्कृति के सम्मान को, उसके महत्व को भूलना नहीं चाहिए। आगे की पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। जैसे कि मैंने बताया है, यह जो पहली 2 पंक्तियां हैं वो आगे यहाँ रिपीट हो चुकी है, और इसीलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। इन 3 पंक्तियों में जो कठिन शब्द है उनके अर्थ हम देख लेते हैं। आविष्कार यानी खोज, इन्वेंशन। कृति यानी कार्य। सृजनहीन यानी क्रिएशनलेस, व्यर्थ, बेकार। भौतिकता, सांसारिक। सुख यानी कंफर्टेबल लाइफ। उत्थान यानी विकास। अब इन 3 पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है कि आविष्कार यानी नई नई खोज, इन्वेंशंस, इनके कार्य में यदि मानव का प्यार अर्थात इंसानियत की भावनाओं के लिए जगह नहीं है, आपने नई खोज या आविष्कार किए है और उस आविष्कार के कारण इंसानियत जो है उस इंसानियत को बिल्कुल महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो ये आविष्कार बेकार है, बेमतलब के है। और आगे कवि कहते हैं कि यदि मानव जाति का कल्याण नहीं होता है तो यह विज्ञान जो है वह विज्ञान भी व्यर्थ है। और इसीलिए यहाँ पंक्ति है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थान में जीवन का उत्थान न भूले। भौतिकता के उत्थान में यानी सांसारिक सुख एवं विकास में जीवन के मूल उद्देश्य को हमें नहीं भूलना है। जीवन का मूल उद्देश्य है मानव जाति का कल्याण।
तो भौतिकता के विकास के साथ साथ हमें मानव जाति का कल्याण भी करना चाहिए। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। इस प्रकार हमने निर्माणों के पावन युग में इस कविता का जो विस्तृत स्पष्टीकरण है वह समझने की यहाँ कोशिश की है। धन्यवाद।